हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा बी वाइज गेट राइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने का एक प्रयास करूंगा और इस प्रयास के तहत आप जब फाइनेंशियली एजुकेट हो जाएंगे तो आप खुद ही अपने डिसीजंस, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन के तहत आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है और किसे इसकी ज़रूरत होती है, किसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जिनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, उससे फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। अब इसको हम कर कैसे सकते हैं? इसे करने के लिए जो हमारी जो आमदनी है, हमारी जो इनकम है, उस इनकम के कम से कम 30% भाग को, 30% को हम अपने खर्चों को सीमित करते हुए, मौजूदा खर्चों को सीमित करते हुए सेव करने का प्रयास करें। अब है कि लाइफ में हमें सेविंग की ज़रूरत क्यों है? लाइफ में हमारे लाइफ में दो प्रकार के खर्चे आते हैं। जैसे कि एक तो एक्सपेक्टेड खर्च होते हैं, एक तो ऐसे खर्च होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है, लेकिन ऐसे भी खर्च होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है और वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे जीवन में हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसे खर्चों से निपटने के लिए हमें बैंक के पास जाकर के लोन ना लेना पड़े, हमें किसी के सामने उधार ना लेना पड़े, हमें किसी सूदखोर या महाजन के पास जाकर बहुत ज़्यादा रेट पर, बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे ना उठाना पड़े। क्योंकि मैं अपने लाइफ में देखा हूं कि बहुत लोग अपने ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के समय अनकंडीशनली बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ब्याज ले लेते हैं और उसे चुकाते चुकाते अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस सूदखोर महाजन या बैंक को दे देते हैं। तो हमें ये कोशिश करना होगा कि हमारे आने वाले जो एक्सपेक्टेड खर्चे हैं उसके लिए भी हमें सेविंग करने की ज़रूरत है और जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं उसके लिए भी हमें फाइनेंशियली प्लान करने की ज़रूरत है। अब जो एक्सपेक्टेड खर्चे हैं, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो वैसे टाइम में कॉलेज फ़ी जमा करने के लिए या फिर और भी कोई हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना होता है, तो वैसे समय में हमें एक खास रकम की ज़रूरत होती है और जिनके पास जो पहले से फाइनेंशियली प्लान करके नहीं चलते हैं, उनका क्या होता है, वो बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं और लोन कहीं ना कहीं एक तरह से कर्ज है। और एक कहावत है कि जिस खेत में खरपतवार और जिस घर में कर्जदार, उसका कभी भला नहीं हो सकता। तो हमें कोशिश ये करना है दोस्तों कि कम से कम हम किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाने की नौबत पड़े, ऐसे व्यक्तियों के पास जाने की ज़रूरत पड़े जो हमारे मेहनत की कमाई को अपने सूद के रूप में, अपने ब्याज के रूप में देना पड़ जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो खर्चे हैं उनकी प्लानिंग करें। तो सबसे पहले मैं इस कड़ी के तहत सबसे पहला मैं ये कोशिश करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा कि जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, पहले तो जो मौजूदा खर्चे होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपने विशेष को, अपने नीड्स को थोड़ा कम करें और अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं और कुछ जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं उसके लिए कोशिश ये करें कि हम क्रेडिट कार्ड पर निर्भर ना रहें, हम क्रेडिट कार्ड
की ज़रूरत ना पड़े, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें एक ऐसा पूल या फंड क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे पूरा हो सकें। एक कंटिजेंसी फंड बनाने चाहिए, और मेरे हिसाब से कम हर व्यक्ति को ये कंटिजेंसी फंड बनाना ही चाहिए। और क्रेडिट कार्ड के चंगुल से बचने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो ब्याज दर होते हैं वो इतना महंगा होता है, आप समझ सकते हैं कि वो ब्याज, और एक तरह से एक खर्च करने की आदत को भी जनरेट करता है। ये एक्सपेंसेस को बढ़ाता भी है। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और वैसे टाइम में भी जब हम मैनेज करके किसी तरह से चल सकते हैं अपने लाइफ में, उस टाइम में भी अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है तो आप उस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं और अपने खर्चे मतलब अपने मन मुताबिक खर्चे कर लेते हैं, उसमें लिमिट नहीं करते हैं। अगर पैसे आपके पास नहीं होंगे तो शायद आप उस खर्च को मैनेज भी कर लोगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब क्रेडिट कार्ड से हम पैसे ले लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्रेडिट कार्ड के ड्यू रह जाने के बाद, उसके बैलेंस ड्यू रह जाने के बाद, हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा रेट, जो कि लगभग 3.5% पर मंथ के हिसाब से होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हानिकारक है फाइनेंशियली लोगों के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें एक कंटिजेंसी फंड अपना क्रिएट कर लेना चाहिए, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड से हमें छुटकारा ले लेना चाहिए। अब है कि मौजूदा खर्चों को हम कंट्रोल करेंगे तभी हम अपने सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे। और भी इमरजेंसी कंडीशंस भी होते हैं, जो कंटिजेंसी हमारे आगे आने वाले लाइफ में आते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, उसमें इंश्योरेंस भी आता है। हमें इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, कम से कम लाइफ इंश्योरेंस तो हमें पक्का लेना ही चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप घर के मुखिया हो, आप घर को चलाने वाले व्यक्ति हो, आप ही घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हो, बाकी सारे लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको अगर कुछ हो जाता है लाइफ में, तो उससे कम से कम आपके परिवार को फाइनेंशियली डिस्ट्रेस, फाइनेंशियली जो हालात होते हैं, बुरे हालात, उनसे जूझना ना पड़े, इसके लिए कम से कम एक लाइफ कवर तो लेना ही चाहिए। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे की बात हो गई। अब एक्सपेक्टेड खर्चे जो हमारे लाइफ में होते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए खर्चे, घर बनाने के खर्चे, या फिर कार, आगे आने वाले समय में कार लेने के खर्चे, और भी कुछ भी ड्रीम गोल्स हो सकते हैं बहुत लोगों के। तो वैसे गोल्स और वैसे जो खर्चे होते हैं, वो बिल्कुल पहले से उसकी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, उसकी प्लानिंग की जा सकती है। तो उसके लिए हम अपने सेविंग्स को बढ़ाएंगे, अपने सेविंग्स को बढ़ाते हुए हम एक अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है, सेविंग करना तो चाहिए है, और सेविंग करने के बाद हमें इन्वेस्ट भी उसे करना चाहिए, यानी कि उस पैसे को हम आगे आने वाले समय में ग्रो करा सकें, हम उस पैसे को बढ़ा सकें। इसके लिए हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब है कि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। तो वैसे स्कीम में से हमें वाइजली वैसे स्कीम को चूज करना चाहिए जो कि कम से कम गवर्नमेंट के जो इन्फ्लेशन रेट है, जो लगभग 6% के आसपास होता है, ये गवर्नमेंट डेटा है, एक्चुअल डेटा कुछ ज़्यादा ही होता होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम वैसी इन्वेस्टमेंट करें, वैसी जगह हम अपने पैसे को रखें जहां से कम इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी कि हमारे पैसे की वैल्यू बच सके। अब इन्फ्लेशन होता क्या है, अब
इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि इन्फ्लेशन जैसे कि मतलब पैसे की वैल्यू घट जाती है। अगर 6% का इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब है कि अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं तो 1 साल बाद आपका वही पैसे का वैल्यू लगभग 94 रुपीज़ रह जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए, कम से कम पैसे के वैल्यू को बचाने के लिए, हमें वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने चाहिए जहां की कम से कम इंटरेस्ट रेट मोर देन इन्फ्लेशन रेट हो। साथ ही साथ हमें अभी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हुए प्लान करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट के मामले में ये कह सकते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि हम अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा, अपना सारा सेविंग डाल दे और वो कहीं ना कहीं से अगर हमें ना मिल पाए, वापस ना आ पाए, तो वैसे कंडीशन में हमारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट को, कुछ भाग को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए और कुछ भाग को हम थोड़ा मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं और कुछ पार्ट्स पे हम थोड़ा हाई रिस्क ले करके हाई रिटर्न के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कहें कि बेहतर स्थिति यही होती है मेरे अनुसार, हर एक व्यक्ति को 50% अपने सेविंग का 50% लो रिस्क फंड में डालने चाहिए, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालने चाहिए, ताकि उनको एक आने वाले समय के बाद जो बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं और बहुत ही ज़रूरी जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति हो सके और कुछ पैसे रिटर्न को ज़्यादा जनरेट करने के लिए हमें थोड़े रिस्क लेते हुए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उनमें भी अपना सेविंग के कुछ पार्ट्स को इन्वेस्ट करें। अब है कि जो रिस्की यहाँ पे रिस्की सेक्शंस हैं, रिस्की सेगमेंट्स हैं, उसमें इक्विटी सेगमेंट आता है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक को भी खरीद सकते हैं, उसमें अपने सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम है, हमारे पास और भी समय है, तो हम उन स्टॉक्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए खरीद कर बेच भी सकते हैं। तो हमें ये इस तरीके का प्लानिंग करना चाहिए, अपने सेविंग्स के इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी करने चाहिए। अब है कि जो स्टॉक्स है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होते हैं, वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, इक्विटी शेयर से लिंक्ड होते हैं। इसके चलते वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए एक हमें स्किल की ज़रूरत होती है, हमें एक स्किल डेवलप करना होता है जो कि थोड़ा उस समय मांगती है। उसके लिए आपको मार्केट समझने के लिए 2 से 4 साल का अनुभव ज़रूरी हो जाता है। तो और इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस, यानी स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहला है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है
कि इसमें आपको 5 से 6% के आसपास बैंक रिटर्न देता है, और एक फिक्स टर्म के लिए, एक फिक्स समय के लिए, एक तय समय सीमा के लिए ये पैसे आपके लॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है वो 5 से 6% है, यानी कि आपके इन्फ्लेशन के आसपास ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे हैं वो ग्रो नहीं होते हैं, बस एक तरह से आप कुछ समय के लिए, कुछ खर्चों के लिए आप इसको कम समय सीमा के लिए जमा कर सकते हैं, जो आपके पैसे के वैल्यू को सेव करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं होता, ये केवल और केवल सेविंग के पर्पज से होता है। अब दूसरा है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें लगभग 7 से 8% के आसपास का रिटर्न वेरी करता है। आप यहाँ पे आप वैसे पैसे को पार्क कर सकते हैं, वैसे पैसे को रख सकते हैं जिनकी ज़रूरत आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है, और आप अपने पैसे को थोड़ा ग्रो भी करा सकते हैं। तो वैसे, और ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें एक समय सीमा होती है 15 साल की। आप जो भी पैसे जमा करते हैं ये आपको 15 साल बाद ही मिलते हैं। अब तीसरा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, खाता। अब इसमें केवल और केवल वही लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी कोई एक डॉटर हो, उनकी बेटी हो। तो ये खाता उनके बेटी के नाम से चलते हैं, और इसमें हम 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये सालाना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा, और इसमें जो रिटर्न होते हैं, इसके जो हमें मिलते हैं रिटर्न, इसमें सबसे ज़्यादा फिक्स्ड रिटर्न वाले में कैटेगरी में, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वाले कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलते हैं। और इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, जैसे किसान विकास पत्र होता है, वो डाकघर के थ्रू हम खरीद सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी होता है, वो डाकघर में हम खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, हम उसमें भी इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिस्क हाई होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबे समय में, यानी कि कम से कम 8 से 10 साल का अगर होराइजन रखते हैं, और थोड़ा वाइजली अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा भी रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। उनके अनुसार ये इनकी वैल्यू घटते बढ़ते रहती है। तो इसमें डेट फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ये डेट म्यूचुअल फंड्स, इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इक्विटी के भी कुछ एलोकेशन होते हैं, और ये कुछ डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। और एक इक्विटी फंड होता है, और दूसरे इक्विटी डेरिवेटिव्स, इक्विटी और डेरिवेटिव वाला सेक्शन होता है, जिसमें हम स्टॉक्स आते हैं। स्टॉक्स जो आते हैं उनमें हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और उनमें हम ट्रेड भी कर सकते हैं। और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेक्शन है, जो डेरिवेटिव सेक्शन कहलाता है, उस सेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए डिस्क्लेमर है कि आपको पहले मार्केट में 2 से 4 साल समय बिताने होंगे, आपको मार्केट समझना होगा, मार्केट में स्टडीज़ करने होंगे। उसके बाद ही आप इस सेक्शन में काम करें, तो और भी ज़्यादा आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब ये आपके स्किल पर, आपकी कुशलता पर निर्भर करता है कि आप यहाँ से 20% सालाना, 25% सालाना या 30% सालाना रिटर्न जनरेट अपने कैपिटल पे कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
और इसके लिए बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती है। आगे आने वाले समय में अगर आप ऊपर के स्लाइड्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए गए, जो भी टॉपिक डिस्कस किए गए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए गए, उनमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको लगता है अगर लगता है कि किसी विशेष टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ये प्रयास करूँगा। वैसे तो मेरे पास बहुत सीमित समय होते हैं, लेकिन उस सीमित समय में भी ये प्रयास करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर उससे रिलेटेड सारे जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।